हेलो दोस्तों, वेलकम इन अवर आस्था साइकोलॉजी क्लासेस और मैं हूँ नीलम सोनी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है रीड का नया टॉपिक चिंतन। दोस्तों, चिंतन जो है एक बहुत ही व्यापक और बहुत ही विस्तृत अर्थ लिए हुए शब्द है। यह वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रम है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो लगभग सभी प्राणियों में होती है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करता है। जब कभी उसके समक्ष कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या समाधान हेतु जिस मानसिक प्रक्रिया का उपयोग करता है वह चिंतन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चिंतन जो है समस्या से प्रारंभ होता है और इसके समाधान तक चलता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चिंतन जो है वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा चिंतन, तर्क, कल्पना एवं समस्या समाधान आदि जटिल मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा सूचनाओं को परिवर्तित कर नया मानसिक प्रतिनिधित्व स्थापित किया जाता है। अर्थात चिंतन कैसी है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, समस्या समाधान करते हैं और उस समस्या समाधान हेतु हम तर्क का, आर्ग्यूमेंट्स का, कल्पनाओं का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं और मानसिक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरते हुए सूचनाओं को परिवर्तित से तात्पर्य है कि जो समस्या हमारे सामने है अब हम उसे समाधान करते हैं उस समस्या का और उसका सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्या के 3 प्रमुख तत्व हैं। सबसे पहला तत्व है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है। जब कभी चिंतन होगा तो वह आंतरिक होगा, आप उसे बाह्य रूप से प्रकट नहीं कर सकते। बाह्य रूप से सिर्फ उसका अनुमान ही किया जा सकता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को देखें तो हम उसकी भाव भंगिमाओं से ये अंदाज़ा लगा सकता है, ये अनुमान लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति चिंतन की प्रक्रिया में व्यस्त है। दूसरा है वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ है। चिंतन जो है वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ है। मानसिक जोड़ तोड़ से तात्पर्य है कि चिंतन के माध्यम से व्यक्ति समस्या समाधान करता है तो जो समस्या है वह उसे उसी वातावरण से प्राप्त हुई है और उस समस्या के समाधान हेतु वह विभिन्न आर्ग्यूमेंट्स, इमेजिनेशन आदि का जो मस्तिष्क में यूज़ करता है वो चिंतन में ही करता है और चिंतन समस्या समाधान की ओर निर्देशित करती है। चिंतन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ही है, क्योंकि चिंतन का प्रारंभ ही समस्या से होता है और अंत इसके समाधान से होता है। इस प्रकार चिंतन की कुछ परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जिसमें सबसे पहले बोरान महोदय कहते हैं कि चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञप्तियों और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ है। संप्रत्य यानी कंसेप्ट, प्रतिज्ञप्ति मीन्स ज्ञान और प्रतिमाओं का होता है मॉडल, कि हम किसी भी कंसेप्ट पे उसका ज्ञान लेते हैं और प्रतिमा से तात्पर्य होगा कि जो समस्या है उसका हम एक मूर्त और अमूर्त रूप अपने मस्तिष्क में लेके रखते हैं, तो हम उसका सबका जोड़ तोड़ करते रहते हैं कि किसी तरह से हमें उस समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए। वुडवर्थ कहते हैं कि चिंतन के 2 मुख्य लक्ष्य अनुसंधान और आविष्कार है। यानी कि जब भी कोई चिंतन करेगा तो वह 2 लक्ष्य लेकर ही करेगा, अनुसंधान और आविष्कार। यानी कोई समस्या है तो उस पर अनुसंधान किया जाएगा और जब अनुसंधान होगा तो आविष्कार भी होगा। तो यह सत्य की खोज करता है तथा कोई अच्छी वस्तु का सूत्रपात करने का प्रयत्न करता है। सिल्वरमैन कहते हैं चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। अर्थात कि जब भी चिंतन होगा तो चिंतन के लिए क्या आवश्यक होगा, एक उद्दीपक होगा और उस उद्दीपक के साथ साथ घटनाओं का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, और प्रतिनिधित्व किसके माध्यम से होगा, प्रतिमाओं के माध्यम से।
तो जब हमें कोई उद्दीपक मिलेगा, प्रतिमा मिलेगी, तो हम उसके माध्यम से समस्या का समाधान करना की प्रयास करेंगे, और जो प्रयास करेंगे वो क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग गिवन बाय कॉगन हैवमैन, दैट इज प्रतिभाओं, प्रतीकों, संप्रत्तियों, नियमों वह मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहते हैं। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में लगभग सभी को इंक्लूड्स कर लिया है कि प्रतिभाओं, यहाँ प्रतिभाओं से तात्पर्य है जो व्यक्ति चिंतन करता है उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी। प्रतीकों, प्रतीकों से तात्पर्य है कि वो चिंतन करने के लिए समस्या के किन किन प्रतीकों को अपने मस्तिष्क में लेता है। संप्रत्यय यानी कि उसका कंसेप्ट क्या है। नियमों, उस समस्या के समाधान हेतु किन किन नियमों की आवश्यकता होगी, और उन सब का मानसिक जो जोड़ तोड़ है वह चिंतन कहलाता है। यानी सभी चीज़ों को, आपके इमेजिनेशंस भी, आपके आर्ग्यूमेंट्स भी, आपके मॉडल्स भी, कंसेप्ट भी, सभी कुछ जब मस्तिष्क में इकट्ठा होंगे किसी समस्या के समाधान हेतु, तो वो चिंतन कहलाएगा। इस प्रकार कुछ निष्कर्ष निकल के आता है इन परिभाषाओं से, और वो परिभाषाओं से निष्कर्ष है कि चिंतन में प्रतिमाओं के प्रतिभाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यहाँ प्रतिमा को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रतिमा हम बार बार कह रहे हैं कि मॉडल होता है। सपोज कल आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ आपको आपके दोस्त मिलते हैं, और बाद में आप उन दोस्तों की ड्रेसअप को लेकर के या उनके गुण अवगुण को लेकर के जो आप चिंतन कर रहे हैं, तो आपने जो ड्रेसअप और जो गुण अवगुण अपने मस्तिष्क में लिए हैं, तो वो क्या कहलाए? वो प्रतिमा कहलाई। तो आपने कितनी सारी इमेजेस अपनी माइंड में लेके आए हैं, तो उसकी जो प्रतिभा है उसी का मानसिक जोड़ तोड़ चिंतन है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। चिंतन मध्यस्थ प्रक्रिया किस किस के बीच में है? एक तो है आपकी प्रॉब्लम्स, और दूसरा है आपका सॉल्यूशन। तो जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के बीच में जो मानसिक प्रक्रिया है वो एक चिंतन है। चिंतन में पूर्व अनुभूति सम्मिलित होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है दोस्तों, कि हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें चिंतन में, हमारी समस्या समाधान में हेल्प करते हैं। सपोज़ कि आज चलते समय हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो हमारे पास कई चिंतन होंगे, कई दिमाग में विचार होंगे कि इसमें क्या इंजन ख़राब हो गया है, क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया है, या इंजन गर्म हो गया है, एट एक्स्ट्रास। लेकिन हमारा पूर्व एक्सपीरियंस कहता है कि पहले भी हमारी सड़क पर गाड़ी ख़राब हुई थी और उसका इंजन गर्म हो गया था। तो उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए जब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है। तो चिंतन में क्या होगा? पूर्व अनुभूति सम्मिलित होगी। अब हम आगे चलते हैं कि चिंतन का जो उद्देश्य है वो समस्या समाधान है। ये डेफिनेटली सही है कि चिंतन की जो शुरुआत होती है वो किसी समस्या से होती है, और उसका जो उद्देश्य है वो समस्या समाधान ही है, क्योंकि चिंतन का प्रारंभ ही समस्या से और अंत समाधान पे है। समस्या समाधान में प्रश्न वह भूल की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कि थॉर्नडाइक ने भी यही कहा था, और उसने अपने प्रयोग बिल्ली और जो आपकी मंजूषा थी उसके माध्यम से बताया कि प्रश्न और भूल के माध्यम से हम निश्चित लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आपने देखा कि कोहलर ने भी यही बात सिद्ध करने की जब उन्होंने सुल्तान पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, लेकिन कोहलर ने बताया कि जो सुल्तान है उसने भी कई प्रयत्न किए, और जो भूलें की उसको सुधार करके वो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचा। मानवों को अपना प्रयोज्य बनाया, और उन्होंने भी यही कहा कि समस्या समाधान में प्रश्न और भूल इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी प्रकार रूजर ने भी हृदय और धनुष नामक एक पहेली का प्रयोग किया, और उस पहेली के माध्यम से उन्होंने भी इसी बात को सिद्ध किया कि चिंतन में प्रश्न और भूल की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। चिंतन में अभिप्रेरणा का महत्व है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन,
स्किनर कहते हैं कि सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग ही अभिप्रेरणा है। दैट्स मीन्स कि यदि आप चिंतन कर रहे हैं, आप समस्या समाधान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस समस्या समाधान से आप अभिप्रेरित हो रहे हैं और इसीलिए आप उस मानसिक क्रिया को कर रहे हैं। चिंतन में भाषा भी महत्वपूर्ण है। यदि भाषा नहीं होगी तो आप अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है चिंतन में प्रतिमा का महत्व है। प्रतिमा यानी मॉडल्स का। यदि प्रतिमा है चिंतन में तो वो मूर्त चिंतन है, और यदि प्रतिमा नहीं है तो वह चिंतन अमूर्त चिंतन कहलाता है। पर जिम्बाल्डो व रुच ने चिंतन के 2 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है स्वैली चिंतन और दूसरा बताया है यथार्थवादी चिंतन। जो स्वैली चिंतन होता है उसमें कल्पना और इच्छा, यानी कि इसे आप ड्रीम भी कह सकते हैं। हम दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं? ड्रीम थिंकिंग। जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक ग्वाला है जिसके पास एक गाय है। वह गाय का दूध बेचकर यह कल्पना करता है कि इस दूध को बेचकर उसे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से वह और गाय खरीदेगा, और गाय खरीदने पे उसकी अपनी एक डेयरी होगी, एक बंगला होगा, एक कार होगी, एटेक्स्ट्रास। तो ये जो चिंतन हुआ वो स्वैली चिंतन कहलाया, यानी कि ये यथार्थ से कोसों दूर होता है। दूसरा जो चिंतन होता है वो यथार्थवादी चिंतन होता है, जिसे हम वास्तविक समस्या समाधान चिंतन कहते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में कहा था, यदि हमारी कार खराब हो जाएगी तो हम वो फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किन कारणों से, किन वजह से हमारी कार खराब हुई है। ये जो यथार्थवादी चिंतन है इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 प्रकार हैं। सबसे पहला जो चिंतन है वो है हमारा अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन। अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन वो चिंतन होता है जिसमें प्राप्त अनुभवों के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, यानी जो निष्कर्ष होगा वो एक्यूरेट होगा, वो करेक्ट होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। जैसे कि यदि आपसे कहा जाए कि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, तो प्राप्त अनुभवों के आधार पर स्पष्ट जो निष्कर्ष आंसर आएगा वही आपका अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन कहलाएगा। दूसरा है सृजनात्मक या आगमनात्मक चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में नया तथ्य जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, और व्यक्ति कब तक इसमें चिंतन करता रहता है? जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता। जैसे कि कई बार आपसे कहा जाता है कि ये व्रत लीजिए, या अल्फाबेट्स बच्चों को दिए जाते हैं कि इससे कोई आप इमेज बनाइए। तो वो जो इमेज बना रहे हैं बच्चे डिफरेंट चीज़ों को लेकर, किसी ने सर्किल आपने दिया है तो कोई उससे मून बनाएगा, कोई उससे सन बनाएगा, कोई उससे फेस बनाएगा। तो उन्होंने अपनी एक समस्या का समाधान किया, एक नई सृजन किया, जो क्रिएशन हुआ वो सृजनात्मक चिंतन कहलाया। और तीसरा होता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में उसके गुण और दोष दोनों को परखा जाता है और तत्पश्चात सही निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इसमें जैसे सपोज किसी विद्यार्थी को अपने नवीन विद्यालय में एडमिशन लेना है, तो वह नए विद्यालय में एडमिशन लेने से पहले वह उस विद्यालय के शिक्षकों का, वहाँ के वातावरणों का, उसकी बिल्डिंग का अच्छे से निरीक्षण करता है, उसके रिजल्ट का निरीक्षण करता है, और उसके पश्चात वह अपना सही डिसीज़न लेता है। तो ये जो डिसीज़न लिया गया है वो डिसीज़न किस बेस पे लिया गया है? आलोचनात्मक चिंतन के आधार पर ये डिसीज़न लिया गया है। तो इस प्रकार जो चिंतन हुए वो 2 प्रकार के हुए, एक स्वैली चिंतन, दूसरा यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन जो है उसके भी 3 प्रकार हुए, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अब हम आते हैं चिंतन के सिद्धांत की तरफ। चिंतन के जो सिद्धांत हैं, 2 सिद्धांत हैं। एक है केंद्रीय सिद्धांत जो कि आस्कुड के माध्यम से दिया गया है, आस्कुड नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसे दिया है। और दूसरा है परिधीय सिद्धांत जिसको देने वाले हैं वॉटसन। केंद्रीय सिद्धांत
आसगुण कहते हैं कि चिंतन में सिर्फ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात जो आपका माइंड है वो ही इसमें इंक्लूड्स होता है। माइंड के अतिरिक्त इसमें बॉडी का कोई भी पार्ट्स इंक्लूड नहीं होता है। मस्तिष्क की जो मांसपेशियां हैं वही चिंतन का कार्य करेंगी और बॉडी का कोई भी पार्ट चिंतन में भाग नहीं लेता। जबकि इसके जस्ट अपोजिट में परिधीय सिद्धांत है जो कि वॉटसन ने दिया है। वॉटसन जो कि व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, वो चिंतन को एक उपवाचिक मानते हैं। उपवाचिक यानी कि सब वोकल मानते हैं। चिंतन में भाषा को इम्पोर्टेंट मानते हैं और वो चिंतन में स्वर यंत्र की क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं। वो कहते हैं कि वी थिंक विद अवर होल बॉडी, यानी हम पूरे शरीर के सहारे चिंतन की क्रिया करते हैं। और इसके एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि गूंगे व बहरे व्यक्ति के चिंतन में हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों में अधिक सक्रियता पाई जाती है। तो इस प्रकार से चिंतन के दो सिद्धांत हुए, एक केंद्रीय सिद्धांत और दूसरा परिधीय सिद्धांत। दोस्तों, अब तक हमने चिंतन के विषय में जो कुछ भी पढ़ा, अब हम उसे कुछ प्रश्नों के माध्यम से चेक करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। स्वैली चिंतन हमने पढ़ा, चिंतन के दो प्रकार होते हैं, तो उसमें स्वैली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। तो स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति किसकी है? अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की या वास्तविक इच्छाओं की। तो स्वैली चिंतन में जो अभिव्यक्ति होगी वो काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की होगी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वैली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि चिंतन के दो प्रकार हैं, एक स्वैली चिंतन, दूसरा यथार्थवादी चिंतन। और जो रियलिस्टिक थिंकिंग है उसके भी 3 पार्ट्स है। तो अभिसारी चिंतन उसमें है, सृजनात्मक चिंतन उसमें है, आलोचनात्मक चिंतन उसमें है, नहीं है तो उसमें स्वैली चिंतन नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वैली चिंतन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है अपसारी चिंतन का, जटिल चिंतन का, स्वैली चिंतन का या आलोचनात्मक चिंतन का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि श्याम वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के, यदि हम किसी वस्तु के गुण और दोषों के बारे में चिंतन करते हैं तो वो चिंतन हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा? राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है। 10 में से 4 घटाने हैं और उसने सवाल को हल करना है। तो सवाल हल करने के लिए उसने जिस चिंतन का सहारा लिया है वो चिंतन होगा अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वैली चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। देखिए, सृजनात्मक चिंतन वो होगा जिसके द्वारा कुछ नया क्रिएशन किया जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है? गुण और दोषों की व्याख्या होती है, इसीलिए हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। स्वैली चिंतन में कल्पनाओं और इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, ये भी नहीं होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अभिसारी चिंतन। दैट्स ऑल दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।